हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सीए फाइनल का जीएसटी में चैप्टर नंबर 1 जो कि सप्लाई अंडर जीएसटी है, उसका भी जो टॉपिक नंबर 1 है वो थोड़ा सा समझाऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो बुक में लिखा हुआ है आईसीएआई की, उसको आपको इंटरप्रेट करके बताऊंगा कि बुक की लैंग्वेज क्या कहती है। और ये हमारी सीरीज़ रहेगी इस तरीके से, मैं हर दिन आकर के एक कोई टॉपिक पढ़ूंगा, उसको समझाऊंगा थ्रू एग्ज़ाम्पल, और हम इस तरीके से अपना सीए फाइनल में इनडायरेक्ट टैक्स की जर्नी को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है सप्लाई अंडर जीएसटी। उसका ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा है। टॉपिक नंबर 1 हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। अब टैक्सेबल इवेंट क्या होता है गाइस, तो बुक की लैंग्वेज को पढ़ते हैं और समझते हैं। अ टैक्सेबल इवेंट इज़ एनी ट्रांजैक्शन और अकरेंस दैट रिजल्ट्स इन अ टैक्स कॉन्सिक्वेंस। मतलब कुछ भी ऐसी ट्रांजैक्शन होना या कोई भी ऐसी घटना का घटित होना जो टैक्स को लगा सके, वो टैक्सेबल इवेंट है। मतलब जिस भी वजह से टैक्स लगे वो टैक्सेबल इवेंट है। आगे बुक क्या बोलती है, बिफोर लेविंग एनी टैक्स टैक्सेबल इवेंट्स नीड्स टू बी असरटेन्ड। मतलब कोई भी टैक्स लगाने से पहले हमें ये ज़रूर पता कर लेना चाहिए कि वो कौन सी घटना होगी जो टैक्स लगाने के लिए बाध्य करेगी, उसका असरटेन्ड कर लेना ज़रूरी है। तभी तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा या इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगेगा। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी टैक्सेशन सिस्टम। जाहिर सी बात है, किसी भी टैक्सेशन सिस्टम में जब तक आपको पॉइंट ऑफ टैक्स ही नहीं पता होगा कि किस पॉइंट पर टैक्स की लायबिलिटी आएगी, आप कैसे किसी से टैक्स वसूल कर सकते हैं। यानी कि आपको पहले ये लॉ बनाना पड़ेगा जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट टैक्सेबल इवेंट बनेगा। इट डिटरमाइंस द पॉइंट एट विच टैक्स वुड बी लेविड। वही बात है कि जिस पॉइंट पर टैक्स लगेगा ये उसको डिटरमाइन करता है टैक्सेबल इवेंट। ठीक है, अंडर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम, यानी कि पहले की टैक्स रेजिम में, द फ्रेमवर्क ऑफ टैक्सेबल इवेंट इन वेरियस स्टैट्यूट्स वाज प्रोन टू कैटिना ऑफ इंटरप्रिटेशंस रिजल्टिंग इन लिटिगेशन सिंस डिकेड्स। कहते पहले का जो टैक्स रेजिम थी उसमें जो टैक्सेबल इवेंट का फ्रेमवर्क था, यानी कि जिस तरीके से टैक्सेबल इवेंट को लॉ में लिखा गया था, वो हमेशा ही विवादास्पद रहा है, जिसकी वजह से कई सारी लिटिगेशंस हुई हैं और लिटिगेशन सालों से चलती आ रही थी। यानी कि जो जिसको टैक्स देना है, यानी कि हम जैसे आम नागरिक या जो भी बिज़नेस कर रहा है, जिसके ऊपर भी ये लायबिलिटी आती है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करे कस्टमर से या एंड यूज़र से और सरकार को जमा करे, उस इंसान को ये पता ही नहीं था। मतलब पता तो था, लेकिन क्योंकि ये जो डेफिनेशन थी पहले के उसमें टैक्स रेजिम में, यानी कि इससे पहले जब वैट या अदर टैक्सेस होते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल टैक्स कह लो, एक्साइज कह लो, तो वहाँ पर जो टैक्सेबल इवेंट था उसको सही तरीके से उतने अच्छे से डिफाइन नहीं किया हुआ था, जिससे कई बार लिटिगेशंस में केसेस चले जाते थे और वो सालों तक लिटिगेशंस में वो लड़ते रहते थे ड्यू टू जस्ट इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशंस को लेकर के कई सारी चीज़ें वहाँ पर विवादास्पद थी। ठीक है, और यहाँ पर उसको अब ये बोलेंगे कि हमने उसको ठीक किया। लेट्स सी, अभी भी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल भी इंटरप्रिटेशंस नहीं होती। चलो आगे पढ़ते हैं। द कंट्रोवर्सीज लार्जली रिलेटेड टू इशूज़ like whether a particular process amounted to manufacture or not।
हाँ यही होता था, कोई भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर करें क्या वो मैन्युफैक्चर के डेफिनेशन में आएगा? वेदर द सेल वाज प्री डिटरमाइंड सेल, क्या जो सेल हम कर रहे हैं क्या वो प्री डिटरमाइंड सेल है? यानी ये जो प्री डिटरमाइंड सेल वर्ड इसने इस्तेमाल किया, ये बेटर आपको तब समझ में आएगा अगर आपने पहले कभी वैट ये सब पढ़ा होगा, अभी नहीं आएगा। मतलब इतना मान के चलो कि यहाँ पर ये बुक ये समझाने की कोशिश कर रही है कि पहले के टैक्स रिजीम में इंटरप्रिटेशंस को लेकर इश्यूज थे। आगे बढ़ते हैं, वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन वाज अ सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस एटसेट्रा। ठीक है, क्या कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सेल ऑफ गुड्स थी या सर्विस थी? क्योंकि गुड्स पर वैट लगता था, सर्विस पे भी वैट लगता था, उस पर सर्विस टैक्स लगता था, तो उसके अलग अलग कहानी है। वैल्यू एडेड टैक्स गुड्स पे लगता था, सर्विस टैक्स लगता था। तो कोई भी ट्रांजेक्शन क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसको लेकर के इश्यूज थे। द जीएसटी लॉज रिजॉल्व दीज इशूज बाय लेइंग डाउन वन कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट दैट इज सप्लाई। अब जीएसटी लॉ ने इस इशू को, इन सभी इश्यूज को रिजॉल्व किया है। कैसे रिजॉल्व किया? उसने हमें कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट दिया जिसमें सारे चीज़ें कवर होंगी, यानी कि अलग अलग डिफाइन नहीं करना है हमें कहीं, हम केवल हमारे लिए टैक्सेबल इवेंट एक होगा, जो है सप्लाई। जब भी कोई ट्रांजैक्शन या कोई अकरेंस सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी तो वो चीज़ हमारे लिए टैक्सेबल इवेंट हो जाएगी। हम आगे पढ़ेंगे कि टैक्सेबल इवेंट हो जाना ही सफिशिएंट नहीं होता टैक्स लगने के लिए। यानी कि कई बार कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई बेशक हो, सप्लाई की डेफिनेशन में बेशक आए, स्टिल वो टैक्स के परव्यू से बाहर हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन उस पर टैक्स रेट निल कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट इन्होंने सभी चीज़ों को एक छाते के अंदर ला कर आया जिसको उन्होंने बोला सप्लाई। ठीक है, सप्लाई के अंडर ये सारी जो पहले अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, सेल ऑफ गुड्स या और भी कई सारी चीज़ें जो भी थी उनको एक डेफिनेशन में कवर करने की कोशिश करी, उसको सप्लाई बोला। अब सप्लाई मतलब क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि या तो अकेले गुड्स भी हो सकता है, अकेले सर्विस भी हो सकती है, या इन दोनों की मिली जुली कोई सप्लाई भी होगी, यानी कि जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज एक साथ दिए जा रहे वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आ गया। वेरियस टैक्सेबल इवेंट्स जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, परचेज, एंट्री इनटू अ टेरिटरी ऑफ स्टेट यानी कि इंपोर्ट, दैट एग्जिस्टेड प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैव बीन डन अवे विद इन फेवर ऑफ जस्ट वन इवेंट दैट इज सप्लाई। यानी कि जो पहले के टैक्सेबल इवेंट थे जैसे कि मैन्युफैक्चर हो गया, सेल हो गया, रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो गया, परचेज हो गया, या इंपोर्ट हो गया जिसको ये एंट्री इनटू अ टेरिटरी ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है, या जो भी एग्जिस्ट करता था जीएसटी के इंट्रोडक्शन से पहले वो अब सब चला गया और सब कुछ एक चीज़ के फेवर में चला गया, सप्लाई, वन इवेंट जो कि सप्लाई। द जीएसटी लॉ बाय लेविंग टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज डिपार्ट्स from the historically understood concepts of taxable event। ठीक है, जो पहले टैक्सेबल इवेंट का कॉन्सेप्ट था उससे ये जो जीएसटी लॉ में जो टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है ये थोड़ा सा डिपार्ट करता है, यानी कि अलग है, थोड़ा सा उससे अलग है। अंडर सेल स्टेट वैट लॉज, एक्साइज लॉज एंड सर्विस टैक्स लॉज, दैट मीन्स सेल, मैन्युफैक्चर एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस रिस्पेक्टिवली, यानी कि उन सभी की डेफिनेशन से जो कि वैट के लॉस थे, एक्साइज के लॉस थे, सर्विस टैक्स के लॉस थे, सेल था, मैन्युफैक्चरिंग था, या जो भी प्रोविजन ऑफ सर्विस था, इन सब की जो भी टैक्सेबल इवेंट थे डिफरेंट उसमें एक्ट में, उससे थोड़ा सा ये डिपार्ट करता है। अब आगे बताएंगे कहाँ क्या डिफरेंस है अगर बताना होगा तो। In the GST regime, the entire value of supply of goods and oblique or services is taxed in an integrated manner। GST में हम पूरी
गुड्स और सर्विसेज या गुड्स और सर्विसेज बोथ को एक साथ टैक्स करते हैं। इंटीग्रेटी अलग अलग नहीं लगाते कि गुड्स के लिए वैट लगाएंगे, सर्विस के लिए सर्विस टैक्स लगाएंगे, नहीं, हम उसको एक साथ टैक्स करेंगे। अनलाइक द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेस which are charged independently either on manufacture or sale of goods or on provision of services। ठीक है, तो आज का हमारा ये पहला टॉपिक था जिसमें हमने विस्तार में चर्चा करी है किसके ऊपर, सप्लाई के ऊपर, यानी कि टैक्सेबल इवेंट के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंस्टीट्यूट की बुक की लैंग्वेज इतनी कोई बुरी नहीं है, ईजी लिखा हुआ है। हम इसी तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे एकदम। ओके, चलो गाइस।